तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश सब्जेक्ट का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश सब्जेक्ट्स का लेक्चर है जिसका यूनिट नंबर 2 क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग है। क्रिटिकल और एनालिटिकल रीडिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम बात करेंगे कि क्रिटिकल और एनालिटिकल रीडिंग जो है ये इसकी क्या अहमियत है, ठीक है, और इसको हम क्यों करते हैं। तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एमसीक्यूज मौजूद है जिसमें एमसीक्यूज नंबर 1 है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, क्रिटिकल किसे कहते हैं। क्रिटिकल से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या उस पर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ठीक है, ताकि वो काम जो है सही तरीके से हो जाए, तो इसको हम क्रिटिकल कहते हैं, ठीक है। सो क्रिटिकल रीडिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ रीडिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रीडिंग के दौरान चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली रीड करते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। कंप्रीहेंशन से मुराद ये है कि उसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, उसको हम समझ सके कि हम जो रीड कर रहे हैं इसमें हमें क्या बात जो है वो बताई जा रही है। तो क्रिटिकल रीडिंग को करने का जो बुनियादी पर्पस हमारा होता है वो क्या होता है, वो कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन से मुराद कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। MCQs 2, when critically reading a text what should you do first। जब आप किसी टेक्स्ट को क्रिटिकली रीड कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा, ठीक है, या आपको क्या करना चाहिए। सो आइडेंटिफाई द ऑथर पर्पस एंड मेन आइडिया। सबसे पहले आप लोगों ने मुसन्निफ का जो पर्पस है, ठीक है, उस मुसन्निफ ने जो कुछ लिखा है तो किस मकसद के लिए लिखा है, और जो कुछ उन्होंने लिखाई की है तो उसमें उन्होंने क्या मेन आइडिया जो है वो पेश किया है। तो उसके पर्पस, मुसन्निफ का जो पर्पस है और उसका जो मेन आइडिया है उसको आइडेंटिफाई करना जो है ये रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। MCQ 3 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ क्रिटिकल रीडिंग के कॉमन एलिमेंट्स में नहीं आता। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या है, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग द ऑथर सेज। ऑथर से मुराद मुसन्निफ जो कुछ भी कह रहा है उसको एक्सेप्ट करना जो है ये आपके पास क्रिटिकल रीडिंग के इसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुसन्निफ के जो ख्यालात हो वो आपके ख्यालात से सिमिलरिटी रखती हो, ठीक है, आपके ख्यालात उसके साथ जो है सेम आते हो। मतलब मुसन्निफ की कुछ बातों में या सारी बातों में आपका जो है उनके साथ इख्तिलाफात जो है हो सकते हैं। सो मुसन्निफ जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करना ये जो क्रिटिकल रीडिंग है उसके इसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता, ठीक है। MCQs 4, what does it mean to read between the lines in critical reading। अच्छा जी, क्रिटिकल रीडिंग में हमारे साथ एक टर्म आता है रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस से क्या मुराद है। सो इससे मुराद ये है कि एनालाइज द टेक्स्ट फॉर इम्प्लाइड मीनिंग एंड हिडन मैसेजेस। मतलब यह है कि मुसन्निफ ने जो बातें लिखी है, ठीक है, तो उन बातों में उनका जो पोशीदा मैसेज होता है, उन्होंने जो बात बतानी होती है अपने पढ़ने वालों को, अपने रीडर्स को, ठीक है, तो उस पोशीदा बातों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है और उसको समझना है। तो इसका मतलब क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के दरमियान जो पोशीदा बातें उन्होंने छुपाई हुई होती है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस से मुराद ये है, सही है। MCQs 5, MCQs 5 में कहते हैं when evaluating the credibility of a source in critical reading what should you consider। कहते हैं कि जब आप क्रिटिकल रीडिंग मतलब जो कुछ रीड कर रहे होते हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को जब आप इवालुएट करते हैं कि ये चीज़ जो है ये आपके पास मतलब ऑथेंटिक है या इस चीज़ को जो है ये चीज़ जो है पढ़ने के काबिल है या नहीं। तो इसको जानने के लिए रीडर्स को क्या करना होगा, रीडर्स को जो है पब्लिकेशन डेट्स वगैरह जो है ये क्या करनी होगी, देखनी होंगी, ठीक है, कि ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है,
और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मालूम करनी होंगी। तो इससे जो है उस बुक की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, वो रीडर्स इवालुएट कर सकते हैं। सही है, समझ में आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, वेरी गुड। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस। क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस के दौरान हमारे साथ जो पहला स्टेप है वो क्या होता है। तो पहला स्टेप अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, हमने मुसन्निफ़ का लिखने का जो मकसद है और उन्होंने जो मेन आइडियाज़ उस लिखाई में की है तो उसको आइडेंटिफाई करना, ये पहला प्रोसेस होता है क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, कि identify the purpose and main idea of the author. MCQ 7, which of the following best describe the purpose of critical reading। मंजिल में से कौन सा ऑप्शन जो है ये क्रिटिकल रीडिंग के पर्पस को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा कि टू इवॉल्वेट, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट डीपली। हम क्रिटिकल रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ हम रीड कर रहे हैं, तो उसको हम डीपली क्या करें, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसको समझें, उसको हम एनालाइज करें और उसको हम इवाल्वेट करें। ठीक है, कि जो कुछ हमने लिखा है, जो कुछ हमने रीड किया है, तो इसमें क्या बात जो है हमें बताई गई है। ठीक है, और जो बात बताई गई है तो आया ये ठीक है या नहीं, तो इसकी आप इवाल्वेशन करते हैं। तो ये क्रिटिकल रीडिंग हम इस मकसद के लिए करते हैं। MCQs 8 में कहते हैं व्हेन क्रिटिकली रीडिंग अ परसुएसिव इस इसे व्हाट शुड यू पे क्लोज अटेंशन टू। कहते हैं कि जब आप परसुएसिव ऐसे को क्रिटिकली रीड कर रहे होते हैं तो इस दौरान आपको किस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा गौर से जो है उसको अटेंशन देनी होगी, कंसंट्रेट उस पर करना होगा। तो इमोशनल अपील्स एंड रिटोरिकल रिटो रिटोरिकल डिवाइसेस यूज बाय द ऑथर। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने ऑथर मुसन्निफ के जो इमोशंस है, ठीक है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कुछ आप रीड कर रहे हैं तो इस रीडिंग में ऑथर ने किस किस्म के इमोशंस को जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा। MCQs number 9. In critical reading, what does it mean to synthesize information? Critical reading में हमारे साथ word synthesize information आता है। तो synthesize से क्या मुराद है? synthesize से मुराद ये है कि to combine information from various sources to create a deeper understanding। ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ताकि आप जो है बेहतर तरीके से चीज़ को जो है समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो इसको कहते हैं सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन। सही है। MCQs 10. When critically reading a scientific articles, what is crucial for assessing its reliability? कहते हैं जब आप एक साइंटिफिक आर्टिकल को क्रिटिकली रीड कर रहे होते हैं तो इस आर्टिकल की जो रिलायबिलिटी है कि आया इसको मैं इस पर मैं जो है एतमाद कर सकता हूँ या नहीं, ये एतमाद की काबिल है या नहीं, या जो इन्फॉर्मेशन है ये वैलिड है या नहीं। तो इसको असेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, वो आपके पास ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी क्या है, द ऑथर क्रीडेंशियल एंड क्वालिफिकेशन। आपने ऑथर की जो क्रीडेंशियलिटी है और जो क्वालिफिकेशन है उसको आपने क्या करना होगा, देखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। सॉरी। MCQs 11. What is a common strategy in critical reading to check your understanding of a text? कहते हैं कि जो कुछ आप रीड कर रहे होते हैं तो आया आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं, या कितने परसेंट आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ जो कॉमन स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग में। तो वो समराइजिंग की पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड। जो कुछ आप रीड कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक बुक को रीड कर रहे हैं, ठीक है,
तो रीड करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी समराइजेशन करते हैं, उसका एक खुलासा पेश करते हैं। जब आप उसका खुलासा पेश करते हैं तो उस खुलासे से जो है लोगों को मालूम हो जाता है कि आपने जो बातें की है ये हकीकत में इसमें बताई गई है या नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, आपने जो रीड किया है आपको उसकी समझ आ गई है। लेकिन अगर आप उसके मुताबिक खुलासा पेश नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि आपने जस्ट रीडिंग की है और आपको इसकी कुछ समझ जो है वो नहीं आई है। सही है। सो जो की पॉइंट्स होते हैं उसको जब आप अपने अल्फाज में समराइज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रीडिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कुछ आप पढ़ रहे हैं। 12. When critically reading, why is it important to consider the context in which a text was written? कहते हैं कि जब आप क्रिटिकली रीडिंग कर रहे होते हैं तो क्यों ये ज़रूरी होता है कि हम जो टेक्स्ट रीड जो रिटन टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसकी हम कॉन्टेक्स्ट को क्यों देखते हैं, ठीक है। तो क्यों ये ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि टू अंडरस्टैंड द ऑथर मोटिव्स एंड बाइसेस, ठीक है, कि हम अपने ऑथर के जो मोटिव है, ठीक है, कि किस मकसद के लिए इन्होंने ये लिखाई की है, इन्होंने ये रीडिंग ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या जो है ऑथर हमें बताना चाहते हैं या क्या जो है वो हमें सिखाना चाहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम देखते हैं। 13. What is the primary purpose of the previewing stage in critical reading? क्रिटिकल रीडिंग में हमारे साथ जो प्रीव्यूइंग स्टेज होता है तो ये किस मकसद के लिए होता है? तो इसका मकसद यही होता है कि टू गेन एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ताकि हम टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है और जो कंटेंट उसमें हमें बताया गया है उसको जो है हम इनिशियली क्या करें, अंडरस्टैंड कर सके, या उस पर जो है हम क्या कहते हैं, उस पर हम उबूर हासिल करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीव्यूइंग स्टेज को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्रिटिकल रीडिंग के दौरान, ठीक है। प्रीव्यूइंग स्टेज में क्या होता है, प्रीव्यूइंग स्टेज में हम क्रिटिकल रीडिंग करने से पहले उसको एक नज़र जो है उसको दोहराते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रीव्यूइंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। MCQs 14. During the critical reading process, which steps follow analyzing the author arguments and evidence? कहते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस के दौरान वो कौन सा स्टेप होता है जिसमें हम ऑथर के जो आर्गुमेंट्स और उन्होंने जो शवाहिद दिए होते हैं, जो सबूत दिए होते हैं, उसकी हम एनालाइजिंग करते हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो वो स्टेप हमारे साथ इवाल्वेटिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी है। इवाल्वेटिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ऑथर के जो आर्गुमेंट्स और जो उन्होंने एविडेंस दिए होते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम जायज़ा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। MCQs नंबर 15 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एनोटेशन वेल क्रिटिकली रीडिंग अ टेक्स्ट। कहते हैं कि जब हम क्रिटिकली टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम जो एनोटेशन करते हैं तो एनोटेशन का क्या मकसद होता है। एनोटेशन का मकसद यही होता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और जितने भी थॉट्स होते हैं उसको हम हाईलाइट करें, ठीक है। तो इसको हम एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन से मुराद ये है कि हमारे साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो फिर हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत ना हो, बल्कि आसानी से जो है हमें उसका पता चले क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया होता है। 16. When critically reading, what is the role of critical thinking skills? जब हम क्रिटिकली रीड कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम क्रिटिकली जो थिंकिंग करते हैं तो इसका क्या किरदार होता है। इसका किरदार यही होता है कि टू क्वेश्चन एनालाइज एंड असेस द ऑथर आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस, कि हम ऑथर के जो आर्गुमेंट और एविडेंस है उस पर हम सवाल उठाए, उसका हम जायज़ा लें और उसको हम प्रॉपर तरीके से असेस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है ये हमें ऑथर्स के जो आर्गुमेंट्स और उन्होंने जो सबूत वगैरह दिए होते हैं अपनी बात को
सच साबित करने के लिए उस पर हम सोचें, उसका हम जायज़ा लें, उस पर हम क्वेश्चंस उठाएं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MCQ 17 में कहते हैं व्हाट इज द की पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेज इन क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग में हमारे साथ जो रिफ्लेक्शन स्टेज होता है, तो रिफ्लेक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन स्टेज में हम रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन बिलीव एंड बायसेस, इसमें हम अपने बारे में क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं कि जो कुछ हमने रीड किया है तो इस रीडिंग से हमें कितनी परसेंट नॉलेज जो है वो गेन हुई है, हमने कितनी परसेंट जो है ऑथर की जो बातें हैं उसको अंडरस्टैंड किया है, या ऑथर जो मैसेज हमें समझाना चाह रहे हैं, जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कितना परसेंट जो है रिसीव कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन स्टेज में हम अपनी असेसमेंट करते हैं कि हमने जो कुछ रीड किया है तो इससे हमें कितनी परसेंट लर्निंग हो चुकी है। 18. In critical reading, what is meant by evaluating the text credibility? Critical रीडिंग में हमारे साथ इवॉल्वेटिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि असेसिंग द ट्रस्ट वर्थनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स एंड ऑथर। इवॉल्वेटिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि जो कुछ ऑथर ने लिखा हुआ है तो ये कितना परसेंट जो है ट्रस्ट वर्दी है, इस पर हम कितना परसेंट जो है भरोसा कर सकते हैं, और जिस सोर्सेज से हम जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं तो ये सोर्सेज काबिल एतमाद है या नहीं, या इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये ठीक है या नहीं, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इवॉल्वेटिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी। सही है। MCQs नंबर 19। MCQs 19 में कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व कंपेयरिंग द टेक्स्ट आर्गुमेंट टू अदर सोर्सेज और योर ऑन लैंग्वेज नॉलेज। कहते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग की वो कौन सा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट में जितनी भी आर्गुमेंट्स दिए गए होते हैं उसको हम अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस या इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको सेंथिसाइजिंग कहते हैं, ठीक है, सेंथिसाइजिंग। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 20 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग हम क्यों करते हैं, एनालिटिकल रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑथर के जो आर्गुमेंट और उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नज़रिया है उसको हम अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इसमें हम एनालिसिस करते हैं, मतलब जायज़ा लेते हैं ऑथर के किस चीज़ का, आर्गुमेंट और उनके नज़रिए का, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एनालिटिकल रीडिंग करते हैं। 21 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द एनालिटिकल रीडिंग प्रोसेस। मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ एनालिटिकल रीडिंग प्रोसेस के स्टेप्स में नहीं आता। सो मेकिंग कनेक्शन टू पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब ऑथर के जो आर्गुमेंट है उसके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक बनाना कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था, या हाँ बिल्कुल इसी तरह से मैं भी कहता हूँ, ठीक है, या मैंने भी ये बात कही थी। तो ये जो है आपके पास एनालिटिकल रीडिंग प्रोसेस के दौरान उसके स्टेप में नहीं आता। MCQs 22 कहते हैं व्हेन एनालाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सोर्स इन एनालिटिकल रीडिंग व्हाट शुड यू कंसीडर। कहते हैं कि एनालिटिकल रीडिंग के दौरान जब आप सोर्स की क्रेडिबिलिटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको क्या चीज़ें देखनी होगी, आपको ऑथर की जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपर्टीज है उसको जो है आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है, कि ये मुसन्निफ जो है कितना क्वालिफाइड है और इनकी एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। 23 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनोटेटिंग अ टेक्स्ट ड्यूरिंग एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के दौरान जब हम टेक्स्ट को एनोटेट करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। एनोटेटिंग से मुराद ये है कि हाईलाइट करना, ठीक है। तो इसका मकसद यही होता है कि हमारे साथ क्या है, टू इंगेज विद द टेक्स्ट एंड मेक नोट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि हम टेक्स्ट के साथ जो है जुड़े रहे और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर से बेहतर नोट्स जो है वो बना सके। क्योंकि एनोटेटिंग में हम क्या करते हैं, एनोटेशन में हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बुक्स में जो लिखे गए होते हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, और फिर उसी से फिर हम क्या करते हैं, अपने लिए नोट्स तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा।
24 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट इन एनालिटिकल रीडिंग। कहते हैं मंदिर झेल में से हमारे साथ वो कौन सा कॉमन टेक्निक है जिसमें हम क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करते हैं। तो वो हमारे साथ एग्जामाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेक्शन, पैराग्राफ किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर सेक्शन जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हैं, इसको एग्जामाइन करना ये हमारे साथ एक कॉमन टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एनालिटिकल रीडिंग की जो स्ट्रक्चर है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सही है? कोई क्वेश्चन है इसमें?